अब जब हम युग्म विकल्पी आवृत्ति की अवधारणा से परिचित हो गए हैं, तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं और हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत विकसित करते हैं, जो ये समझने के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है कि युग्म विकल्पी आवृत्तियां क्या हो सकती हैं, या यदि आप किसी व्यक्ति को पाते हैं तो कितनी संभावना होगी कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत समयुग्मजी अप्रभावी या समयुग्मजी प्रभावी या फिर विषम युग्मजी हो सकता है। और ये वास्तव में उस कार्य पर आधारित है जिसे हमने पहले युग्म विकल्पी आवृत्तियों के साथ देखा है। अब इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, हम कुछ अनुमान बनाने जा रहे हैं, और ये सभी सिर्फ ऐसे अनुमान हैं जो हमें जनसंख्या में पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थिर युग्म विकल्पी आवृत्ति बनाए रखने में मदद करेंगे। हम ये मानने जा रहे हैं कि कोई चयन नहीं होगा, ना ही प्राकृतिक चयन और ना ही कृत्रिम चयन, जो युग्म विकल्पी आवृत्तियों को बदल सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी विशेष युग्म विकल्पी वाले लोग दूसरों की तुलना में प्रजनन करने और जीवक्षम संतान उत्पन्न करने के अधिक या कम संभावना रखते हैं। हम ये भी मानने जा रहे हैं कि कोई उत्परिवर्तन नहीं होगा, यानी हम ये मान रहे हैं कि इन युग्म विकल्पी में से कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी दूसरे में परिवर्तित नहीं होगा, या किसी भिन्न एक नए प्रकार के लक्षण में परिवर्तित नहीं होगा, चाहे वो हरी आंखें हो या कोई और विशेषता। और हम ये भी मानने जा रहे हैं कि जनसंख्या बड़ी होगी। तो ये निश्चित रूप से उस उदाहरण को हटा देगा जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसे मैंने केवल युग्म विकल्पी आवृत्तियों की अवधारणा को समझने के लिए लिया था, जहां हमने कहा था कि इस जनसंख्या में 4 जीन में से एक, या इस जनसंख्या में एक चौथाई युग्म विकल्पी प्रभावी भूरा था, जबकि 3/4 या 75% अप्रभावी नीला था। हम बड़ी जनसंख्याओं को मान रहे हैं, यानी बहुत 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 बड़ी जनसंख्याएं, ताकि अगर आपकी जनसंख्या बहुत छोटी होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी प्रजनन प्रक्रिया के आधार पर आवृत्तियों में परिवर्तन प्राप्त करना बहुत आसान होता है। लेकिन बड़ी जनसंख्याओं में यह हमें ये मानने में मदद करता है कि हमारे पास स्थिर युग्म विकल्पी आवृत्तियां हैं। तो एक बार फिर ये भी है कि हमारे पास स्थिर युग्म विकल्पी आवृत्तियां हैं। अब इसके आधार पर हमने पहले ही देखा है कि यदि हम प्रभावी लक्षण की आवृत्ति लेते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं, और इसमें हम अप्रभावी लक्षण की आवृत्ति अर्थात अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति जोड़ते हैं। मुझे यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति और इसमें अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति जोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? खैर, आप देख सकते हैं कि इस मामले में ये 100% या 1 के बराबर जुड़ता है, और ये हमेशा 100% या 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जनसंख्या में केवल 2 युग्म विकल्पी में से एक मौजूद है। तो आपके पास 100% संभावना है कि इनमें से कोई एक प्राप्त होगा। तो जो भी प्रतिशत होगा, जो भी यहाँ आवृत्ति होगी, 100% में से इसे घटाने पर क्यों प्राप्त होगा। तो ये दोनों चीजें 100% या 1 के बराबर होंगी। अब हम यहाँ से कुछ रोचक गणितीय संचालन कर सकते हैं। ये हमें समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में सोचने की अनुमति देगा, और ऐसा करने के लिए आइए दोनों पक्षों का वर्ग करें। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान की कक्षा में थोड़ा बीजगणित करते हैं। अब जब आप बाएं पक्ष का वर्ग करते हैं तो ये केवल एक द्विपद का वर्ग होगा। यदि ये आपको कठिन लग रहा है तो आप खान अकेडमी पर कई बीजगणितीय वीडियो देख सकते हैं जो इसे समझाने में मदद करेंगे। तो ये होगा p² + 2pq + q² = 1, और निश्चित रूप से 1 का स्क्वायर अभी भी 1 के बराबर होगा। अब इन पदों का क्या अर्थ है? खैर, आइए इसके बारे में सोचें। p² का मतलब p गुणा p, यानी कि p × p है। p आपकी प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति है, तो ये आपके प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति है। कुल युग्म विकल्पी जनसंख्या का प्रतिशत, या आप कह सकते हैं कि ये प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति है, और आप इसे खुद से गुणा कर सकते हैं।
आप पी को देखने का एक और तरीका ये है कि यदि आप किसी एक जीन को यादृच्छिक रूप से चुनते हैं, तो इसकी क्या संभावना होगी कि वो प्रभावी युग्म विकल्पी होगा। तो पी स्क्वायर का क्या अर्थ हुआ? ये दो प्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त करने की संभावना है। या इसे दूसरे तरीके से सोचें, ये किसी व्यक्ति के समयुग्मजी प्रभावी होने की संभावना है। तो ये किसी व्यक्ति के कैपिटल बी होने की संभावना दर्शाता है। और क्यू स्क्वायर का क्या अर्थ है? क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू गुणा क्यू, यानी कि क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो क्यू एक अप्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त करने की संभावना है, इसलिए क्यू स्क्वायर का मतलब दो अप्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त करने की संभावना है, एक माँ से और एक पिता से। तो ये संभावना दर्शाता है कि यदि आप इस जनसंख्या में यादृच्छिक रूप से जन्म लेते हैं, तो आपको दो अप्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त होंगे। अब इस मध्य पद का क्या अर्थ है? पी गुणा क्यू, यानी कि पी क्यू। तो यदि आप ये पूछें कि आपकी माँ से यादृच्छिक रूप से एक प्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त करने की संभावना और पिता से एक अप्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त करने की संभावना क्या होगी, तो ये पी क्यू होगा, अर्थात पी गुणा क्यू, जो ये दर्शाता है कि ये एक जनक से मिला और फिर दूसरे जनक से मिला। लेकिन आप दूसरी संभावना के बारे में सोचें। पहले जनक से आपको क्यू संभावना है कि आपको अप्रभावी युग्म विकल्पी मिलेगा, दूसरे जनक से आपको पी संभावना है कि आपको प्रभावी युग्म विकल्पी मिलेगा। तो विषम युग्मजी बनने के दो तरीके होते हैं, और यदि आप इन दोनों संभावनाओं को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये दोनों पी क्यू हैं। मैंने केवल गुणा क्रम को बदला है। यदि आप इन दो को जोड़ते हैं तो आपको 2 PQ मिलेगा। तो ये विषम युग्मजी होने की संभावना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सिर्फ कुछ अनुमानों को मानकर और युग्म विकल्पी आवृत्ति की अवधारणा पर विचार करके हमने इस सूत्र को प्राप्त किया, जो वास्तव में किसी जनसंख्या में युग्म विकल्पी आवृत्ति और विभिन्न जीनी प्ररूप आवृत्तियों के बारे में सोचने के लिए काफी शक्तिशाली है। आप देख सकते हैं कि ये सब एक के बराबर होता है। समयुग्मजी प्रभावी होने की संभावना, विषम युग्मजी होने की संभावना, समयुग्मजी अप्रभावी होने की संभावना, ये सभी मिलकर 100% के बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन तीनों में से एक होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ, और अगले वीडियो में हम वास्तव में हार्डी वीनबर्ग समीकरण का उपयोग करके कुछ बहुत ही रोचक परिणाम निकालेंगे, जो किसी जनसंख्या के बारे में अधिक समझने में मदद करेंगे।